जरा एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां एक बहुत बड़ा मतलब कई लेन वाला नेशनल हाईवे हो। अच्छा। और दूर दूर तक ना सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। बम्पर टू बम्पर एक ऐसा भयानक ट्रैफिक जाम लगा है जिसका कोई सिरा ही नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, और जो जहां है बस वहीं फंसा हुआ है। हाँ, और मतलब एक दो दिन नहीं बल्कि बरसों से गाड़ियां रेंग रही हैं। और तभी अचानक रातों रात सरकार इस हाईवे पर कुछ नई लेन बनाने का फैसला कर लेती है। मकसद यही होता है ना कि फंसी हुई गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ सकें। सही बात है। आमतौर पर निर्माण कार्य में महीनों या सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि बिना किसी देरी के तुरंत नई लेन बिछा दी जाती हैं। बिल्कुल। और जब भी कोई इंसान इस तरह के भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसता है तो सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ एक होती है, गति, यानी स्पीड। उस वक्त इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़क बनाने का ठेका किसे मिला या डामर कहां से आया। हाँ, मुख्य चिंता बस ये होती है कि रुकावट खत्म हो। एकदम सही, फंसी हुई गाड़ियां अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, क्योंकि ठहराव अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। और आज की इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल ऐसा ही है। बस फर्क इतना है कि ये कोई आम हाईवे नहीं है। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ जो गाड़ियां फंसी हैं वो लोहे और प्लास्टिक की नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदें और न्याय की गुहारें हैं। आज हम इस डीप डाइव में एक खास दस्तावेज पर चर्चा करने वाले हैं। एक्सपैंडिंग द बेंच, द 2026 सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिफॉर्म, राइट? हाँ, बिल्कुल वही। इसके जरिए हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में हाल ही में एक ऐतिहासिक बदलाव किया गया है। और ये चर्चा सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि जजों की गिनती बढ़ गई है, कर रहे पूरे तंत्र, उसके संवैधानिक इतिहास और 93,000 से भी ज्यादा लंबित मामलों के भारी भरकम बोझ को समझना है। ये समझना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि कानून और न्याय व्यवस्था में होने वाला कोई भी ढांचागत बदलाव सीधे तौर पर आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। सही कहा। जजों की कुर्सियां बढ़ने का सीधा अर्थ है न्याय की मशीनरी में अतिरिक्त ऊर्जा झोंकना, लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है जितना कागज पर दिखाई देता है। हाँ, मतलब हमें इस पूरे घटनाक्रम को अलग-अलग परतों में खोलकर देखना होगा। तो चलिए सीधे उस त्वरित कार्रवाई पर आते हैं जिसने ये सब मुमकिन किया। बिल्कुल। रातों रात हुआ ये बदलाव, और इसका पूरा गणित असल में है क्या? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यादेश लागू किया है, जिसे ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। हाँ, ऑर्डिनेंस, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026। ये 1956 के एक पुराने अधिनियम की धारा 2 में सीधा संशोधन करता है। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो अधिकतम स्वीकृत संख्या है, जिसे सैंक्शन्ड स्ट्रेंथ कहा जाता है, बिल्कुल, उससे 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है। मतलब इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई भी शामिल है। हाँ, वो भी शामिल है। आसान भाषा में कहें तो अब 33 की जगह 37 अन्य जज हो सकते हैं। बाप रे, ये गणित अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। सैंक्शन स्ट्रेंथ का मतलब है कि कानूनन इतनी कुर्सियां कोर्ट में लगाई जा सकती हैं। 34 से 38 का यह सफर संख्या के लिहाज से सिर्फ 4 जजों का इजाफा है, लेकिन न्यायिक कार्यक्षमता के हिसाब से यह बहुत बड़ा बदलाव है। सुप्रीम कोर्ट में जज अक्सर 2 या 3 जजों की बेंच में बैठते हैं। अच्छा, तो 4 नए जज जुड़ने का सीधा मतलब है कम से कम 2 नई बेंच का एक साथ काम करना। एकदम सही पकड़ी हैं आप, जो एक ही समय में अलग अलग मामलों की सुनवाई कर सकती हैं। लेकिन यार, यहाँ एक बड़ी उलझन है। मैं सोच रही थी कि 5 मई 2026 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में एक संशोधन विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। हाँ, अमेंडमेंट बिल की मंजूरी मिल गई थी। तो फिर विधेयक लाने की जगह इस अध्यादेश का शॉर्टकट क्यों अपनाया गया? मतलब अध्यादेश तो एक तरह से इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करने जैसा है ना? हाँ, कह सकते हैं। जब मुख्य दरवाजा यानी संसद मौजूद है, तो फिर इस तरह खिड़की से आकर बदलाव करने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, ये कोई मनमानी नहीं है, बल्कि ये समय की नजाकत और संवैधानिक प्रावधानों का एक बहुत ही तकनीकी इस्तेमाल है। अच्छा। अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। ओहो। राइट, और किसी मामले पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो। विधेयक को कानून बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना पड़ता है, जिसमें महीनों लग सकते हैं। बिल्कुल, महीनों की बहस हो सकती है। सरकार ने इस विधायी देरी से बचने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुना। व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से एक झटके में लागू करने के लिए ऑर्डिनेंस सबसे कारगर हथियार है। एकदम सही बात है। पर क्या यह हमेशा के लिए लागू हो गया? मतलब क्या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही पत्थर की लकीर बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अध्यादेश की प्रकृति ही अस्थायी होती है। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह काम करता है। अच्छा, तो मतलब बाद में से पास कराना ही होगा। हाँ, जब भी संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा तो इस फैसले को संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होगी, जिसे रैटिफिकेशन कहते हैं। जी हाँ, रैटिफिकेशन। संसद के सत्र के शुरू होने के 6 हफ्तों के भीतर इसे संसद से पारित कराना अनिवार्य होता है। और अगर नहीं कराया तो ये अध्यादेश रद्द हो जाता है। इसलिए भले ही ये एक इमरजेंसी एग्जिट से लिया गया कदम हो, लेकिन अंततः इसे मुख्य दरवाजे से होकर ही गुजरना पड़ेगा। ये तो स्पष्ट हो गया कि बदलाव कैसे हुआ और अध्यादेश का सहारा क्यों लिया गया। बिल्कुल। लेकिन यार, कोई भी शॉर्टकट यूं ही तो नहीं लिया जाता। इतनी हड़बड़ी क्यों थी कि संसद के सत्र का इंतजार भी नहीं किया जा सका? इसका जवाब कोर्ट के कमरों में दबी उन लाखों फाइलों में छिपा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। 31 मार्च 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों यानी पेंडिंग केसेस की संख्या 93,144 पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक भयानक आंकड़ा है। भयानक मतलब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। सरकार का तर्क है कि बेंच का आकार बढ़ेगा तो कई बेंच एक साथ काम कर सकेंगी और लोगों को तेजी से न्याय मिलेगा। हाँ, ये 93,144 का आंकड़ा एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये सिर्फ फाइलों का ढेर नहीं है। बिल्कुल, इसमें लोगों की जिंदगी फंसी है। हाँ, इसमें जमानत की अर्जियां हैं, संपत्ति के विवाद हैं, संवैधानिक सवाल हैं और न जाने कितने ऐसे मामले शामिल हैं जिन पर लोगों की जिंदगियां टिकी हैं। जब इतने मामले पेंडिंग हों तो न्यायपालिका की पूरी मशीनरी भारी दबाव में आ जाती है। 93,43,000 मामले, मतलब ये सुनकर ही किसी का भी सिर चकरा सकता है। सही बात है। अगर एक जज रोजाना एक मामले की भी पूरी सुनवाई करके उसे निपटाएं, तब भी इन मामलों को सुलझाने में सदियां लग जाएंगी। सदियां तो खैर एक बड़ा शब्द हो गया, लेकिन हाँ, दशकों तो जरूर लग जाएंगे। और ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ 4 नए जज जोड़ रहे हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा जहाज बीच समुद्र में डूब रहा हो, उसमें तेजी से पानी भर रहा हो। हाँ। और जहाज को बचाने के लिए लोगों के हाथ में एक छोटी सी बाल्टी थमा दी जाए। क्या 4 नए जजों से मुकदमों का ये पहाड़ सच में टूट पाएगा? सतह से देखने पर ये एक छोटी सी बाल्टी ही लगती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत को गहराई से समझने पर स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होती है। अच्छा, वो कैसे? सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी क्षमता पर काम कर ही नहीं रहा है। मतलब कागज पर तो अब 38 जज हो गए ना? कागज पर हुए हैं, लेकिन असलियत में जिसे वर्किंग स्ट्रेंथ कहा जाता है वो अभी सिर्फ 32 हैं। ओहो। हाँ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। यानी कोर्ट पहले से ही अपनी स्वीकृत संख्या से कम जजों के साथ काम कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि 2 पद तो पहले से ही खाली पड़े थे और अब 4 नए पद बना दिए गए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर 6 कुर्सियां खाली हैं। लेकिन अगर स्थिति इतनी ही खराब है तो क्या सिर्फ यह कारण अध्यादेश लाने के लिए काफी था? नहीं, मुख्य कारण इसके आगे छिपा है। साल 2026 के अंत तक 4 और जज रिटायर होने वाले हैं। अरे बाप रे। जरा उस परिदृश्य की कल्पना की जाए जहां ये अध्यादेश नहीं लाया जाता। 32 जजों में से 4 और रिटायर हो जाते तो ये संख्या गिरकर 28 रह जाती। और 93,000 मामलों के पहाड़ के सामने 28 जजों का होना, मतलब ये तो किसी आपदा से कम नहीं होता। एकदम सही। इसलिए ये कदम सिर्फ सुधार के लिए नहीं बल्कि एक तरह की डैमेज कंट्रोल के लिए उठाया गया है। तो ये जहाज को डूबने से बचाने के लिए सिर्फ बाल्टी थमाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि जहाज के उस बड़े सुराख को बंद करने की कोशिश है जहां से पानी अंदर आ रहा है। सही बात है। अगर ये अध्यादेश नहीं आता तो रिटायरमेंट के बाद मुकदमों का ये पहाड़ और भी विशाल और डरावना हो जाता। हाँ, जो कि पूरा सिस्टम क्रैश कर सकता था। ये वाकई एक बहुत अहम पहलू है। यानी ये सिर्फ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं है बल्कि पीछे खिसकने से खुद को रोकने की एक जद्दोजहद है। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन यहाँ से ना एक और दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का ये कोई पहला मामला तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम संविधान के पन्ने पलटें तो ये साफ दिखता है कि समय समय पर ये कदम उठाया गया है। चलिए इस संवैधानिक टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे चलते हैं और 8 से 38 तक के सफर को समझते हैं। इस सफर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संरचना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही रूप में तय कर दिया गया हो। अच्छा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत आर्टिकल 124(1) जी, जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तब इसका आकार बहुत ही सीमित रखा गया था।
उस समय तय किया गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अधिकतम 7 अन्य जज होंगे। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 8 जज। हाँ, सिर्फ 8 जज। आज के 93,000 पेंडिंग मामलों को देखते हुए सिर्फ 8 जजों की कल्पना करना भी अजीब लगता है। बिल्कुल। मतलब 1950 में जब भारत एक नया गणतंत्र बना था, तब 8 जजों से शुरुआत हुई थी। फिर जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ी, वैसे वैसे मुकदमों का बोझ भी बढ़ा और जजों की संख्या भी बढ़ती गई। हाँ, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 1956 में ये संख्या 11 कर दी गई, फिर 1960 में 14, 1977 में 18 और 1986 में 26 तक पहुंच गई। और गौर करने वाली बात यह है ना कि पिछले कुछ दशकों में ये रफ्तार और तेज हुई है। समाज जितना जटिल होता जा रहा है, कानून भी उतने ही पेचीदा हो रहे हैं। 2009 में ये संख्या 31 कर दी गई। और फिर 2019 में भी तो बदलाव हुआ था ना? हाँ, 2019 में एक बड़ा बदलाव हुआ जब जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल थे। और अब 2026 में हम 38 के आंकड़े पर खड़े हैं। बिल्कुल। पर इस ऐतिहासिक पैटर्न को देखकर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। लगभग हर 10-15 साल में जजों की संख्या बढ़ा दी जाती है। 8 से शुरू होकर अब 38 तक का सफर तय हो चुका है। क्या इस बढ़ोतरी का कोई अंत है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब क्या भविष्य में मान लीजिए 20 या 30 साल बाद ये संख्या 100 तक पहुंच जाएगी? क्या सिर्फ ऊपर से कुर्सियां बढ़ाते जाना ही एकमात्र समाधान है? ये सवाल अक्सर कानूनी हलकों में भी उठाया जाता है, लेकिन इसे ना संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता के नजरिए से समझना होगा। दूरदर्शिता? मतलब उन्होंने ऐसा सोचा था? जी हाँ, जब उन्होंने अनुच्छेद 124(1) का मसौदा तैयार किया जी, तो वे भली भांति जानते थे कि 1950 का भारत और भविष्य का भारत एक जैसा नहीं रहेगा। सही बात है। देश की आबादी बढ़ेगी, औद्योगिकरण होगा, व्यापारिक संबंध जटिल होंगे और इसके साथ ही कानूनी विवाद भी नए नए रूप लेंगे। जैसे आज हम देखते हैं। बिल्कुल। आज हमारे सामने साइबर क्राइम, डेटा प्राइवेसी और कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट विवाद जैसे मामले हैं, जिनके बारे में 1950 में किसी ने सोचा भी नहीं था। हाँ, उस वक्त तो इंटरनेट भी नहीं था। तो ये कहा जा सकता है कि संविधान में ये लचीलापन जानबूझकर रखा गया था। बिल्कुल रखा गया था। संसद को ये अधिकार दिया गया कि वो कानून बनाकर जजों की संख्या बढ़ा सकती है। ये न्यायपालिका को देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से ढालने का एक मैकेनिज्म है। हाँ, मतलब ये सिस्टम की कोई खामी नहीं है, बल्कि एक इनबिल्ट फीचर है। ये एक एवोल्यूशन की प्रक्रिया है। सही कहा। लेकिन सिर्फ संख्या बढ़ाते जाना पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और यहीं पर इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी और असली चुनौती सामने आती है। वो क्या? संविधान ने अधिकार दे दिया, सरकार ने अध्यादेश के जरिए संख्या भी बढ़ा दी, लेकिन कागज पर 38 जज होने का मतलब ये कतई नहीं है कि कोर्ट रूम में 38 जज बैठकर फैसला सुना रहे हैं। हाँ, अरे हाँ, ये तो बिल्कुल किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के काम करने के तरीके जैसा हो गया। वो कैसे? मतलब मैनेजमेंट ने घोषणा कर दी कि काम का दबाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए स्टाफ में 4 नई कुर्सियां और मेज लगा दी गई हैं। हाँ। लेकिन जब तक कंपनी का HR विभाग इंटरव्यू लेकर सही और योग्य लोगों को नौकरी पर नहीं रखता, तब तक वो नई कुर्सियां खाली रहेंगी और काम उसी पुरानी रफ्तार से पेंडिंग होता रहेगा। बहुत ही सटीक रूपक है ये। तो इस पूरी कानूनी व्यवस्था का HR विभाग आखिर है कौन? और अब ये पूरी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? हमारी न्याय व्यवस्था में ये जो HR का काम है ना, वो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा किया जाता है। ओहो, कॉलेजियम। जी। अब सारी जिम्मेदारी और सारा दबाव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI सूर्यकांत के नेतृत्व वाले इसी कॉलेजियम पर आ गया है। तो इस कॉलेजियम को अब तुरंत क्या कदम उठाने होंगे? क्योंकि कागज पर तो कुर्सियां बन चुकी हैं। कॉलेजियम का काम बहुत ही जटिल और जिम्मेदारी भरा है। उन्हें सिर्फ उन 4 नए पदों के लिए ही नामों की सिफारिश नहीं करनी है जो इस अध्यादेश के जरिए बनाए गए हैं। अच्छा, और भी काम है? उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। उन्हें वर्तमान में खाली पड़े पदों को भी भरना है, जिसकी वजह से वर्किंग स्ट्रेंथ अभी 32 पर अटकी हुई है। हाँ, जो 2 पद पहले से खाली थे। बिल्कुल। और इसके साथ ही जैसा कि हमने पहले चर्चा की, वो 4 जज जो रिटायर होने वाले हैं। एकदम सही। उन्हें उन 4 जजों का विकल्प भी खोजना होगा जो 2026 के अंत तक रिटायर होने वाले हैं। बाप रे, इसका मतलब है कि कॉलेजियम को आने वाले कुछ ही समय में लगभग 8 से 10 नए जजों की नियुक्ति की सिफारिश करनी पड़ सकती है। जी हाँ। ये कोई आसान काम तो नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ऐसे कानूनी दिग्गजों को खोजना होता है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकें। बिल्कुल। और सिर्फ खोजना ही नहीं, बल्कि विभिन्न हाईकोर्ट से जजों का प्रतिनिधित्व
वरिष्ठता और योग्यता का संतुलन भी बनाए रखना होता है। बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। इस पूरे बदलाव की मतलब इस ऐतिहासिक अध्यादेश की असली सफलता इसी बात पर निर्भर करती है ये कॉलेजियम कितनी तेजी से और कितनी गुणवत्ता के साथ नियुक्तियां करता है। सही बात है। सिर्फ स्वीकृत पदों यानी सैंक्शन स्ट्रेंथ को कागज पर बढ़ा देने से 93,000 मामलों का संकट कभी हल नहीं होगा। हाँ, जब तक काम करने वाले जजों यानी वर्किंग स्ट्रेंथ की संख्या वास्तविक रूप से कोर्टरूम में नहीं बढ़ती, तब तक ये सुधार सिर्फ एक कागजी जीत बनकर रह जाएगा। बिल्कुल 100% सही कहा आपने। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण से कुछ बहुत ही साफ और महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती हैं। 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 8 जजों के साथ न्याय का मंदिर बना था, वो आज की जटिलताओं और आबादी के दबाव में 2026 तक 38 जजों तक का सफर तय कर चुका है। जी 93,143 लंबित मुकदमों का वो भारी भरकम बोझ एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे बदलने के लिए या कह ले कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अध्यादेश जैसा त्वरित कदम उठाना पड़ा। बिल्कुल। सरकार ने अपना काम कर दिया है, कागज पर नई लेन बिछा दी गई हैं, लेकिन अब पूरी तरह से सबकी नजरें CJI, सूर्यकांत और उनके कॉलेजियम पर टिकी हैं कि वो कितनी जल्दी इन खाली कुर्सियों पर योग्य जजों को बैठाते हैं ताकि न्याय की गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ सके। और ये समझना समाज के हर वर्ग के लिए बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अदालती कार्रवाई और कानूनी दांव-पेच अक्सर आम लोगों को दूर की कौड़ी लगते हैं, लेकिन अंततः ये हर एक नागरिक से जुड़ा मुद्दा है। सही कहा। जब भी किसी को न्याय मिलने में देरी होती है तो उसका सीधा असर व्यापार पर, नागरिक अधिकारों पर और रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। एक तेज, सुलभ और सुदृढ़ न्याय प्रणाली के बिना एक सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। एकदम सही। और अब इस पूरी चर्चा को एक मुकाम पर लाते हुए वापस उसी हाईवे वाले रूपक पर चलते हैं जिससे बात शुरू हुई थी। हाँ, ट्रैफिक जाम वाला। हाँ, ट्रैफिक जैम को कम करने के लिए नई लेन बना दी गई। पिछले 76 वर्षों का इतिहास गवाह है कि मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए मुख्य उपाय यही रहा है कि जजों की संख्या बढ़ाते जाओ। बिल्कुल, शीर्ष पर यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को लगातार बढ़ाते रहना। लेकिन यहाँ ना एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। कैसा सवाल? क्या ये नहीं सोचा जाना चाहिए कि आखिर इतनी सारी गाड़ियां इस हाईवे पर आ कहां से रही हैं? बहुत गहरी बात है। क्या असली समाधान सिर्फ सबसे ऊपर की अदालत में जजों की संख्या को 38 या भविष्य में 50 या 100 करने में छिपा है? या फिर हमें उन छोटी सड़कों यानी हमारी निचली अदालतों और हाईकोर्ट से आने वाले मुकदमों के उस बेतहाशा प्रवाह को व्यवस्थित करने के बारे में भी गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल। अगर बेसी कमजोर होगा तो ऊपर कितना भी बड़ा कर लें। हाँ, अगर जमीनी स्तर से ही इतने सारे मामले बिना छने सीधे ऊपर आते रहेंगे तो शायद भविष्य में कितनी भी कुर्सियां बढ़ा ली जाए वो कम ही पड़ेंगी। सही बात है। क्या जड़ में सुधार किए बिना सिर्फ पेड़ की फुनगी पर काम करना काफी है? यही तो सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे बहुत गहरी चर्चा की जरूरत है। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। जी। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।